नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द शिक्षक कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। हमारे हम कहानी पढ़ रहे हैं और बता दें आपको, इससे पहले हम बंग महिला की एक कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें हम कहानी पढ़ चुके हैं। आज हमारी कहानी जो टॉपिक है दुलाई वाली, ठीक है। दुलाई वाली कहानी आपको पढ़ना है और बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। देख लो एक बार, थोड़ा कहानी पे नज़र मार लो। देखो इस प्रकार से आपको कहानी मिलेगी, ठीक है। कहानी का प्रतिपाद्य क्या है, फिर इसके मुख्य पात्रों के बारे में, ठीक है, जानकारी अच्छी तरीके से, गौड़ पात्र, फिर इसके देखो कहानी में स्थानों के नाम जो क्रम से आए हैं कहानी में वो आपको मिलने वाले हैं। फिर जो स्टेशन क्रम से हैं वो भी आपको में मिलने, फिर इसके विशेषताएं कुछ बात है। फिर ये संपूर्ण कहानी कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगी। देखो जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब अंडरलाइन है, ठीक है। लाइन बाय लाइन आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। कहानी एक नए अंदाज में आपको कहानी पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। देख लिया होगा मेरे ख्याल से, अभी पढ़ाएंगे तो देख लेंगे। चलो, और आपको मैं हर क्लास में बार बार वही बताता हूँ कि हमारी दूसरी यूनिट यानी भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ा रहे हैं, जो प्रगतिवाद तक हम पहुँच चुके हैं। और यूनिट 9 यानी निबंध हमारी कंप्लीट हो चुकी है। निबंध की पूरी क्लास यानी संपूर्ण निबंध हम पढ़ा चुके हैं। भारतीय काव्यशास्त्र हम खत्म कर चुके हैं, एक क्लास बची है वो भी खत्म हो जाएगी बहुत जल्द। और कविता हम धूमिल की कविताएं, हम सारी कविताएं आपको अच्छी तरीके से समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। उनके बारे में जो विद्वानों के मत हैं वे भी आपको पढ़ा चुके हैं। कहानी तो हमारी चली रही है। नाटक भी, बकरी नाटक खत्म हो चुका है। अगला नाटक अंधा युग होगा, वो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। यानी 4 से 5 क्लासें हम बराबर आपके लिए जो है पढ़ा रहे हैं। बस आपको पढ़ना है, नोट्स रिविजन करना है। अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं, ठीक है, लगता हो कि इसमें कुछ बात है, तो इस नंबर पर आप कॉल करें, व्हाट्सअप मैसेज करें 97 21 56 58 और 75। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। नोट्स की प्राइस मैंने ज़्यादा नहीं रखी है, 299 मात्र रखी है। 299 रुपये आपको पे करने हैं, ठीक। व्हाट्सएप पे पहले मैसेज करोगे तभी आपको बताया जाएगी, जानकारी मिलेगी कि पैसे कहाँ डालने हैं, ठीक है। फिर आपको नोट्स, संपूर्ण नोट्स भेजे जाएंगे यूजीसी नेट के संपूर्ण सिलेबस के, ठीक है। आपको कोई अदर किताब नहीं पढ़नी है, ना कोई कहानी पढ़नी, ना कोई खरीदनी है, कोई नाटक नहीं खरीदना है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते चलो, एग्जाम में बैठोगे खुद पता चल जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा है, या मैंने क्या पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। चलो कहानी पढ़ते हैं दुलाई वाली। तो हम एक दुलाई वाली की कहानी आपको पढ़ा है, क्या नाम है, बंग महिला की एक कहानी पढ़ चुके हैं। बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष है, जो आप पढ़ चुके हैं। और इनका जन्म कब हुआ था आप पता है आपको, 1882 में जन्म हुआ था, ठीक है। दुलाई वाली कहानी इनकी जो है बहुत अच्छी कहानी है, एक हास्य व्यंग्यकार कहानी है, ठीक है। नवल किशोर और क्या नाम है उनका, अरे बात देखो बता देता हूँ, हाँ वंशीधर, ठीक है। इन दोनों की हास्य व्यंग्य कहानी है, ठीक है। अभी पढ़ोगे अच्छा लगेगा आपको कहानी पढ़ने में, ठीक है। इसका प्रकाशन देखो, दुलाई वाली का जो प्रकाशन है भैया वो 1907 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 1907 में जो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी थी वो कब आई थी, 1904 में सरस्वती पत्रिका में वो भी निकली थी, ये भी सरस्वती पत्रिका में निकली थी। दूसरी बात एक ये और है कि ये कहानी जो दुलाई वाली है, रामचंद्र शुक्ल ने जो 7 कहानियों की बात की है उसमें ये दुलाई वाली भी सम्मिलित है, ठीक है, याद रखना। चलो, और इनके बाद दुलाई वाली की कहानी यानी जो बंग महिला है, इनकी कुछ और कहानियां हैं। एक है कुंभ में छोटी बहू जो 1906 में आई थी, भाई बहन जो 1908 में आई थी, दालिया जो 1909 में आई थी, और हृदय परीक्षा इनकी प्रमुख कहानियां, याद रखना। ये इनकी कुल कहानियां हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो, इनकी पुस्तक थी कौन जानते होंगे, कुसुम संग्रह का जो संपादन है आपको पता होना चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। कुसुम संग्रह का संपादन किसने किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। अब कुछ कहानी के बारे में हम बात करते हैं। देखो कहानी क्या है कि नवल किशोर के द्वारा अपने मित्र, याद रखना मित्र वंशीधर, इनके ममेरे भाई होते हैं, ठीक है, रेल में किए गए मजाक की एक सरस कहानी है, यानी रसपूर्ण कहानी है। काशी जानते होंगे, बनारस के लोगों के जीवन पर प्रकाश इसमें डाला गया है, और बनारसी शौक और बोली का इसमें समावेश किया गया है। यानी जो बनारसी शौक है उसका प्रयोग किया गया है, और उसकी बोली का भी इसमें प्रयोग किया गया है इस कहानी में। आपको अच्छी कहानी लगेगी, बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। चलो, विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का चित्रण इसमें किया गया। जैसे वंशीधर कहते हैं कि किसी जब जाते हैं तो धोती पहन के जाते हैं, तो वो भी इसमें बात की गई है। काशी से इलाहाबाद, याद रखना, काशी से इलाहाबाद का जो इसमें यात्रा का है वो विवरण दिया गया है। काशी से इलाहाबाद ये लोग, क्योंकि वंशीधर
जो इलाहाबाद के रहने वाले होते हैं, काशी में इनकी ससुराल होती है, तो अपने ससुराल में जाते हैं पत्नी को लेने। वहीं से फिर उनसे नवल किशोर कहते हैं कि आप वहाँ पे मुझे स्टेशन पे मिलना मुगल सराय, वहाँ से हम लोग साथ में चलेंगे इलाहाबाद में, ठीक है। उसी में जो नवल किशोर होते हैं थोड़ा मजाक करते हैं, जो दुलाई वाली बन के बैठ जाते हैं और ये ढूंढते फिरते रहते हैं पूरे स्टेशन में, फिर जाके आखिरी में मिल जाते हैं वहाँ पे। तो हंसते हैं कि अरे मैंने तो मजाक किया था, हालांकि ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। दो मित्रों के हंसी मजाक में व्यवहार का चित्रण है, दोनों में गहरी मित्रता, बहुत मित्रता है, और दोनों एक जान दो कालिब हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये पूछी जा चुकी लाइन, ठीक है। मुख्य पात्र देखो, इसमें सबसे मुख्य पात्र हैं वंशीधर, जो ये जानकी के पति हैं, याद रखना। नवल किशोर के मित्र हैं और नवल किशोर के लिए इनका अगाध स्नेह है, बहुत प्रेम करते हैं नवल किशोर से, ठीक है। नवल किशोर जो दूसरे पात्र हैं ये वंशीधर के घनिष्ठ मित्र हैं और ये विनोद प्रिय हैं, बहुत हंसी मजाकिया हैं, ठीक है। हर जगह हंसी मजाक करते हैं। एक बार जानकी देवी घर में पूड़ियाँ बना रही थी तो ये पहुँच गए और कहते हैं ए बुआ देखो तुम्हारी बहुरिया पूड़ी खात है, पूड़ी काट रही है। तुरंत हंसी के मारे वहाँ से उठ के चली आई, बहुत शर्मा गई। फिर कहते हैं अरे नहीं, इनकी भाभी बोलती हैं कि बेचारी कभी ये क्या नाम है, पानी तक तो पीते नहीं है, पूड़ी कब खाने लगी, ठीक है। तो हंसी मजाक की कहानी है, खूब हंसी मजाक करने कलकत्ते से नई बहू को लेकर चलते थे और वंशीधर को तार भेजा था कि उन्हें ट्रेन में मिले। ये इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता की वर्णना है, कलकत्ते से नई बहू को लेकर वो चलते थे, ठीक है। कट्टर स्वदेशी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत स्वदेशी हैं, इसीलिए वंशीधर कहते हैं कि हम धोती पहन के आए हैं, नवल किशोर बहुत नाराज होंगे, ठीक है। यानी जींस पैंट पहन के जाते तो नवल किशोर बहुत नाराज होते, ठीक है। तो धोती पहन के हैं तो वो अब खुश रहेंगे। जानकी, याद रखना, वंशीधर की पत्नी है, ठीक है। कहानी, उन्हें नवल किशोर की हंसी मजाक पसंद नहीं थी, ठीक है। हालांकि उनमें नवल के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है, मतलब ज़्यादा गुस्सा नाराजगी नहीं रहती, पर हाँ पसंद नहीं है उनकी हंसी मजाक, ठीक है। पारंपरिक भारतीय नारी थी, याद रखना, और ससुराल से विदा होने पर रोने से संस्कार इनमें विद्यमान थे। यानी हर जो महिला है जो अपने मायके से चलती हैं ससुराल को तो रोने लगती हैं, तो वो भी इनमें सम्मिलित है। वो भी कहती है मैं भी रोऊंगी, क्यों ना रोऊं। अच्छा, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी जो महिलाएं हैं जिनकी शादी हो जाती है तो चलती हैं तो रोती भी नहीं हैं, तो लोग हंसने लगते हैं कि बताओ मायके से जा रही हो और रोती भी नहीं हो, शादी वाले दिन की बात है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, आप लोग भी होंगे जो सोचते हैं कि बस शादी हो जाए, कौन रोना धोना ठीक भी नहीं है। गौड़ पात्र देख लो, नवल किशोर की बहू का सिर्फ जिक्र हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं। याद रखना, इसमें एक पात्र आई है सीता, जो जानकी की बहन होती हैं, यानी वंशीधर की साली होती हैं, ठीक है। ये इनकी उम्र पूछी जा चुकी है, उम्र 10 वर्ष है, ठीक है, उम्र पूछी जा चुकी है। कहारिन, याद रखना, जो सीता के मायके में कहारिन होती है, जो नौकरानी होती है, जानकी के मायके में नौकरानी, और ट्रेन में और 2-3 महिला सहयात्री का इसमें वर्णन है, बस यही इतनी बात है। कहानी में स्थानों के नाम देखो क्रम से, ये इंपॉर्टेंट क्या है, देखो आपको ये स्थान है, मगर कहानी में ये इधर उधर भी हो सकते हैं कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, मगर कहानी में जिस प्रकार से स्थान आए हैं उसी प्रकार से मैंने रखा कि सबसे पहले काशी, ठीक है, सबसे पहले काशी का ही नाम, सबसे पहले कहानी का सबसे पहला शब्द ही है काशी, और फिर दशाश्वमेध घाट, याद रखना, जो गदौलिया में पड़ता है, ठीक है। बनारस जब आप जाओगे तो जब गदौलिया जाओगे तो वहीं पे दशाश्वमेध घाट है, फिर दशाश्वमेध घाट, फिर गदौलिया, ठीक है, और गदौलिया यानी बनारस, फिर उसके बाद कलकत्ता का नाम आता है, फिर आगरा का नाम आता है, फिर मुगल सराय, फिर इलाहाबाद, प्रयागराज, ठीक है। ये क्रम याद रखना, काशी, दशाश्वमेध घाट, गदौलिया, कलकत्ता, आगरा, मुगल सराय, इलाहाबाद, ठीक है। कहने का अर्थ ये, कहानी में जिस प्रकार से नाम लिए गए उसी प्रकार से आपके सामने मैंने रखे हैं, ठीक है। स्टेशनों का कुछ क्रम आया है, देखो सबसे पहले सिकरोल स्टेशन का नाम आया था, फिर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचते हैं, ठीक है, मुगल सराय, फिर मिर्ज़ापुर, अब फिर नैनी, याद रखना, इलाहाबाद में जो पड़ता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भारत की साथ जो कर्क रेखा है ये नैनी से ही होकर गुजरती है, ठीक है, तो इसीलिए नैनी बहुत फेमस है। तो याद रखना, नैनी और इलाहाबाद, ये स्टेशनों का क्रम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विशेष देखो क्या है, कुछ विशेषता भी सी देख लो कि जो दुलाई का अर्थ होता है वो एक प्रकार की चादर होती है, जो चादर ओढ़े बैठी थी, घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। याद रखना, यथार्थ चित्रण है, यानी जिस प्रकार से दिखाया गया उसी प्रकार से इसमें चित्रण है। और पात्रानुकूल भाषा है। पात्रानुकूल भाषा क्या होती है,
जिस प्रकार से पात्र होंगे उसी प्रकार से उनकी भाषा होगी। यानी कहने का अर्थ है, अगर गांव का पात्र है तो गांव की भाषा बोलेगा, जो शहर का पात्र है वो शहर की भाषा बोलेगा। और स्थानीयता यानी जो स्थानीय लोग हैं के रंगों से भरी यह कहानी आज भी जीवंत है। बनारस बोली के संवाद याद रखना, ट्रेन में औरतों के कदम कहानी की मिठास बढ़ा देते हैं। अरे ई कर मनई तो नहीं अइले, ये सब क्या है, बनारस बोली है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कहानी। ठीक है, कहानी में जो कलर किए गए हैं शब्दों को, इन पर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कथन आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये कथन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, ऐसे सीधे उठाएगा कथन कि काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ बड़ी जल्दी जल्दी गोदौलिया की तरफ आ रहा था। ये इस कथन से किस कहानी का प्रारंभ होता है, तुरंत कहना दुलाई वाली। ठीक है, याद रखना। तो शब्द क्या है भैया, काशी। ठीक है, काशी के कौन से घाट पे, दशाश्वमेध घाट पे स्नान करके। कौन, यहाँ पे देखो इंसान की बात नहीं मनुष्य की बात आई है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मनुष्य है, मनुष्य मतलब कौन, वंशीधर, बड़ी व्यग्रता के साथ कहाँ, गोदौलिया की तरफ आ रहे थे। एक हाथ, अब देखो इनके हाथ में क्या क्या है ये देखो, यानी जो वंशीधर है इनके हाथ में क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट। देखो एक हाथ में क्या है, मैली सी तौलिया है, इंपॉर्टेंट। पूछा जा सकता है कि निम्न में से क्या क्या चीज़ें उनके पास नहीं थी। ठीक है, तो एक हाथ में क्या है, एक मैली सी तौलिया है लपेटी हुई, एक भीगी धोती। दूसरे में क्या है, सुरती। ठीक है, खाने वाली, और सुरती की गोलियों की कई डिबियां हैं। ठीक है, और सुगनी की एक पुड़िया थी। इंपॉर्टेंट देख लो क्या क्या है, तौलिया है, धोती है, सुरती की एक जो है डिबिया है, और सुगनी की एक पुड़िया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उस समय क्या हो रहा था, दिन के 11 बज रहे थे। याद रखना, दिन के कितने बज रहे थे, 11 बज रहे थे, इंपॉर्टेंट है। गोदौलिया की, अब ये भी पूछ सकता है किस तरफ गए थे, तो कहो बाएं तरफ गए थे। किस तरफ, बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली पड़ी, फिर थोड़ी दूर पर गए, एक टूटे से पुराने, याद रखना, टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। ठीक है, कहानी को जिस प्रकार से कहानी बढ़ रही उसी प्रकार से चलना। अभी क्या हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। देखो यहाँ से समझो कि काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर एक व्यक्ति स्नान करके मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ जा रहा था। ठीक है, एक हाथ में उसकी मैली सी तौलिया थी और भीगी धोती थी, और सुरती की गोलियों की कई डिबिया और सुगनी की एक बुढ़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ से जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा, चला गया, अंदर प्रवेश हो गया। मकान के दूसरे खंड में नहीं, पहले खंड में। ये भी पूछ सकता है किस खंड में अंधेरा था, पहले खंड में अंधेरा बहुत था, पर उसकी जगह मनुष्य के वासोपयोगी थे। ठीक है, यानी वहां पे वास करने वाले की उपयोगी थे। नवागत मतलब जो आने वाला, यानी जो नया नया व्यक्ति आया है। नवागत मनुष्य यानी वंशीधर मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया, रुका नहीं, एकदम भागता हुआ चला गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी, यानी जो हाथ में लेकर गए थे रख दी, और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। याद रखना, पूछा जाएगा कि वंशीधर पहुंचे तो सबसे पहला नाम किसका लिया था, तो सीता सीता अपनी साली को आवाज दी कि साली जी कहाँ हो, आ जाओ। ठीक कहकर पुकारने लगा। क्या है शब्द, सिर्फ इतना अगर आपसे पूछ ले कि क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ये कहानी में किसने कहा है, तो सीता। कहती हुई एक 10 बरस, याद रखना उम्र कितनी है, 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। उस पुरुष ने कहा, सीता, ओ सीता, जरा अपनी बहन को तो बुला लो। कहते ना, यहीं जाओ, क्या करी हो। ठीक है, सीता जरा अपनी बहन को तो बुला ला। अच्छा अच्छा कहकर सीता चली गई, और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित है। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, कथन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अब यहाँ से कथन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, पुरुष यानी वंशीधर ने कहा कि लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। क्या बड़ी आफत हुई गया, वह हम बढ़िया आराम से पूड़ी बनाए रहे, बदलते बह जाए कोई। लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। कथन किसका है, वंशीधर का। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्यचकित होकर झुंझला कर बोली, बहुत गुस्से में, कहा, हम बताइए आज ही जाना होगा, यह क्यों, भला आज कैसे जाना हो सके। ये स्त्री यानी जानकी का कथन इंपॉर्टेंट है, आज ही जाना होगा, यह क्यों, भला आज हम कैसे जा सके थे। ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते, तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई, लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता।
आज तो किसी सूरत में हम जा नहीं सकते, यानी आज तो हम किसी प्रकार से नहीं जा सकते, हमारे पास समय नहीं है, हमको बहुत काम है। ये जानकी देवी कह रही हैं किनसे? अपने पति वंशीधर से। एक बात याद रखना, कथनों का क्रम भी याद रखना, क्योंकि कथन क्रम में लगाने के लिए जाते हैं ना, इसीलिए कहानी को इस तरीके से पढ़ो कि मन में याद हो जाए सब। ठीक है। फिर वंशीधर कहते हैं, तुम आज कहती हो, अरे गलत सोच रही चालकपुरी आज हुई। ठीक है, तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है, रुकना ही नहीं है। भाई तुम पति हो, जो कहोगे चलना पड़ेगा। ठीक है, बात यह है कि आज ही समझ लो, आज ही कि नवल किशोर, कथन पूरा याद रखना, आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। अब नवल किशोर आ कहाँ से रहे हैं? कलकत्ते से। बहू, ऊपर थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है, आगरे से अपनी नई बहू को साथ ला रहे थे, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कहाँ से? आगरे से। कहाँ से भैया? आगरे से। इंपॉर्टेंट, कहाँ से? आगरे से। नवल किशोर कहाँ से आ रहे थे? कलकत्ते से। और बहू को कहाँ से ला रहे थे? आगरे से। ठीक है, गलतियाँ वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे गलत नहीं है, आप इतना याद रखना। ये कहानी क्योंकि संपूर्ण कहानी है। ठीक है, सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है, यानी कहा है कि हम आज ही निकलेंगे। अब देखो, हम जिस प्रकार से आपको दिए थे इसी प्रकार से वहाँ आया है। देखो, सबसे पहले नाम दिया मैंने क्या? काशी, फिर दशाश्वमेध घाट। देखो एक बार फिर से समझो, पहले देखो स्थान क्या है? काशी, फिर दशाश्वमेध घाट, फिर क्या है? गोदौलिया। ठीक है, इसी प्रकार से ऊपर मिलेगा। फिर इसके बाद देखो क्या है, देखो यहाँ देखो कलकत्ता, देखो कलकत्ता का नाम है कलकत्ता, फिर आगरा, इसके बाद मुगलसराय, इसके बाद इलाहाबाद। ठीक है, देखो कह रहा है कि आगरे से अपनी नई बहू को साथ लेकर आ रहे हैं, सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग कहाँ? मुगलसराय से। कहाँ से? मुगलसराय से, साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध कर घंटे भर में, यानी 1 घंटे में खा पी कर चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही चलेंगे। दोनों पति पत्नी आपस में समझ रहे हैं कि आज ही चलना है, क्योंकि नवल किशोर भोड़े साहब हैं, बड़े साहब हैं, जो कह देंगे वो करेंगे, और हमको आज ही निकलना है, क्योंकि हम उनसे बहुत मित्रता रखते हैं। ठीक है, अब ये जानकी कहती, हाँ यह बात है ना कि नवल जो चाहे करावें, क्या एक ही गाड़ी में जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? ये दोस्ती खराब हो जाएगी। अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, हम जानते हैं, जरूरी है उनके साथ जाओगे, पर मेरे नाकों में दम आ जाएगी, यानी तुम मानोगे नहीं, क्योंकि नवल किशोर ने कह दिया है कि चलना है, तो अब मुझे चलना है। ठीक है, चली थे उनका तुरंत रुआवत हो लगती ही कहती चल रहना। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से और किससे? यानी ये कह रही जानकी देवी, नवल किशोर आ रहे हैं ना, तो हंसी मजाक करके जाएंगे। ठीक है, तो उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, यानी उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। ये जानकी देवी कह रही है कि मुझे नवल किशोर की हंसी तनिक नहीं भाती है। एक रोज मैं चौके में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी। देखो कहाँ पे? चौकी में बैठी थी, क्या काट रही थी? पूड़ियाँ काट रही थी, कि इतने में ना जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। देखो मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, तुरंत भाभी जी ने कहा, देखो ये बात किसने कही, कथन इंपॉर्टेंट है। भाभी जी ने बात उड़ा दी। वे बोली कि खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी गई। तो अगर इतना ही पूछ लिया कथन कि खाने पहनने के लिए तो आई है, ये कथन किसने कहा? ऑप्शन में बुआ भी रखा होगा तो आप बुआ लगा दो, क्योंकि नवल किशोर बुआ बुआ चिल्लाते हैं, मगर ये कहा किसने था? भाभी जी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बस इसी से, अब नवल किशोर के बंशीधर कहते हैं कि बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती हो। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। ये कथन किसका है भैया? नवल बंशीधर का कथन है। ठीक है, इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले गए और बोले कि मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। एक जो पारंपरिक जो होता है वो अपनी निभाना जरूर। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखों में आंसू आ गए। आषाढ़ सावन, याद रखना, कौन पूछा जाएगा कि किस कहानी में आषाढ़ सावन का वर्णन हुआ है, तो आषाढ़ सावन किसमें? दुलाई वाली। आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई, यानी रोने लगी। ठीक है, चढ़त आषाढ़ गगन घन बाजा। याद रखो कौन सी पंक्ति है?
नागमती वियोग खंड, ठीक है। यानी आषाढ़ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब यहाँ से आपको वंशीधर के बारे में जानकारी मिलेगी, उनके ससुराल के बारे में जानकारी मिलेगी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कथन एक दो बार बन चुके हैं, ठीक है। कथन ये है, क्या है, सबसे पहली बात, वंशीधर कहाँ रहते हैं? इलाहाबाद में। कहाँ रहते हैं? इलाहाबाद। बनारस में क्या है? उनकी ससुराल है, ठीक है। स्त्री को विदा कराने आए थे, कहाँ? बनारस में। ससुराल में देखो क्या, कौन कौन, एक साले, एक साली और सास, ठीक है। साले सास यानी सास, ठीक है। एक साले हैं, एक साली हैं, एक सास जी, यानी सास तो एक ही होती हैं और सास जी हैं। उनके सिवा और कोई नहीं। ऑप्शन इस बात का याद रखना, क्योंकि क्या पता ससुर भी रखा हो तो नहीं, क्योंकि इनके ससुराल में सिर्फ साली जी, साले और जो है सास हैं। नवल किशोर इनके दूर के नाते ममेरे भाई हैं, इंपॉर्टेंट है। फुफेरे, ये उनके फुफेरे और ये उनके ममेरे, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि नवल किशोर के वंशीधर कौन है? फुफेरे भाई। वंशीधर के नवल किशोर कौन है? ममेरे भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पर दोनों में मित्रता बहुत अधिक है। दोनों याद रखना, ये कथन इंपॉर्टेंट है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो काली बहन, इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया कि ठीक है, हम आज चलेंगे। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की एक सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर, याद रखना समय क्या हो रहा है, 12 बजे गए थे और 11 बजे उस टाइम था, अब 12 बजने वाले हैं, 1 बजने वाला है। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया, यानी 1 बजे वो लोग स्टेशन पहुंचने वाले थे। अब बात यह है कि अब गाड़ी या इक्का लेने कौन जाए, क्योंकि वहां तक जाना भी है। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे से नहीं, 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से काम से बिगड़ गया। यानी पहले जो जानकी देवी के घर 2-4 नौकर भी थे, अब कोई नहीं है, बस एक हरिण के सिवा, ठीक है। ये कथन इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप भूल सकते हैं, ठीक है, नहीं भूलना है कि पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे, इतना ही कथन पूछेगा तो आप भूल जाओगे ये कथन कहाँ से है। तो कहाँ से है? दुलाई वाली के यहाँ से। एक कहारिन है, याद रखना, यहाँ पे इनके यहाँ एक कहारिन है, ठीक है। सो भी इस समय कही गई, साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, यानी जो साला था उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, बहुत कुछ बुखार उखार होगा। अब बुखार के कहीं गए होंगे, बनारस में वैसे भी घाट पे जाते हैं, तो किस लिए घाट पे जाते हैं वो हमको मालूम है, क्योंकि हम गए हुए हैं, ठीक है। तो तबीयत अच्छी नहीं, वे हर घड़ी बिछौने से बात करते। पूछा जाएगा कि दुलाई वाली कहानी में कौन सा पात्र बिछौने से बात करता था? कौन? तो साले राम। तिस पर भी आप कहने लगे कि मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है ही, यानी वंशीधर कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग कोई लोग ना जाओ, मैं जाता हूँ, किसी को लेके आता हूँ। वंशीधर बोले, अच्छा नहीं, सॉरी, ये कथन किसका है? उन्हीं का है, साले राम का, ठीक है, ये साला। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होते। तो कौन सी सवारी स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती? इक्के की सवारी। क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना होता है, दूसरे पराये पुरुष के साथ संग बैठना पड़ता है। जाऊं, अच्छा मैं एक पालकी गाड़ी ले आऊँ। गए थे इक्का गाड़ी लेने ले, पर अब वो पालकी वाली जो गाड़ी लेकर आएंगे, ठीक है, कर लूँ। उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, इंपॉर्टेंट है, देखो, वंशीधर ने चलो इक्का से, यानी पालकी वाले ने कितना किराया मांगा था? गए थे पालकी लेने, पर उसने 1.5 रुपया किराया बताया, तो कहा कि नहीं भैया, हम तुमको नहीं लेके जाएंगे। याद रखना कि पालकी वाले ने, इंपॉर्टेंट भैया, यहाँ पे देखो, पालकी वाले ने किराया क्या मांगा है? 1.5 रुपया। पालकी वाले ने क्या किराया मांगा भैया? पालकी वाले ने क्या किराया मांगा है भैया? 1.5 रुपया। पालकी वाले ने भैया क्या मांगा है? 1.5 रुपया किराया, ठीक है। तब वंशीधर ने कहा चलो इक्का ही सही, चलो हम पालकी नहीं लेके जाएंगे क्योंकि उसका किराया बहुत है, चलो इक्का ही सही। पहुंचने से काम कुछ, नवल किशोर तो यहाँ से साथ ही नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा, ठीक है। वंशीधर इक्का लेकर आ गए। अब आ गए हैं, जानकी देवी रोते रोते जाके चढ़ी हैं, ठीक है। और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप ही बैठ गए। आप भी मतलब
वंशीधर, जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? पर अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। बहुत अच्छा कथन है। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यानी जो ये संसार है अस्थिर है, उसमें स्थिरता कहाँ से आ सकती है? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, जो सोचोगे वो नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत 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 अच्छा कथन है, पूछा जा सकता है। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम कम होती गई। अब देखो ये कथन कितना अच्छा है कि सिकरौल, ये कथन देखो, सबसे पहला स्टेशन है सिकरौल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी की अपनी आंखें अच्छी तरह से पूछ चुकी थी। आपसे पूछा जाएगा कि जानकी देवी किस स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते अपनी आंखें पूछ चुकी थी, यानी कहने का मतलब उनका रोना बंद हो चुका था। तो स्टेशन का नाम क्या था? सिकरौल स्टेशन। आप पूछोगे क्या सर, ये भी पूछ सकता है? भैया आप भूल गए अमृतसर कहानी। उसमें पूछा गया था कि किस स्टेशन पर सरदारों की चुप्पी हो गई थी, यानी चुप हो गए थे। तो ये क्यों नहीं पूछ सकता है? ये भी आपको जब भी प्रश्न चिन्ह उठाने हैं तो प्रीवियस पेपर देख के फिर उठाओ तो अच्छा लगता है। ठीक है, चलो। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल गए। ये कथन किसका, याद रखना, वंशीधर का है। अरे एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई जरूरी चीज भूल है? अभी तक बहुत रोती रहें, जनती रहें कि हम जाए रहे ससुराल और जाना हमका है, ये है तो रोने से क्या मतलब है? नहीं, एक देसी धोती पहन कर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए हैं। ये कथन वेरी इंपॉर्टेंट है। नवल कट्टर स्वदेशी जो हुए हैं, नवल बहुत स्वदेशी हैं, है ना, वो बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। याद रखना, किसकी तुलना यहाँ पे की गई है? नवल किशोर की बंगालियों से भी तुलना की गई है। देखेंगे तो 2-4 कितनी बातें, 2-4 सुनाए बिना वो नहीं रह सकेंगे। और बात भी ठीक है। ये कथन इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है कि नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए? देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देसी ही में। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका कथन है? वंशीधर का कथन है। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके, ऐसे ये वाली भौहें टेढ़ी करके, हालांकि हमारी आंखें निकल आई हैं, धोती तो धोती पहनने से काम क्या क्या या बुरी है। ठीक, ये किसका कथन है? जानकी का कथन है, इंपॉर्टेंट है। इतने में स्टेशन को कुलियों ने आकर घेरा। याद रखना, सिकरौल स्टेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो कौन? कुली लोग घेरते हैं। वंशीधर एक कुली करके चले। वंशीधर ने कुली किया था? हाँ भैया किया था। इतने में इक्के वाले ने कहा कि इधर से टिकट, ये कथन इंपॉर्टेंट है, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट है। अब आपसे पूछे जाएगा कि भैया पुल के उस पार कितने रुपए का टिकट मिल रहा था? 1.5 दर्जे का। 1.5 ही रुपये वाला मांगता है पालकी वाला। ठीक है, पुल वाले पुल के उस पार कितने दर्जे का टिकट है? 1.5 दर्जे का। याद रखना। वंशीधर फिर कर बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो? ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, इक्का वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देकर इसने ऐसा कह दिया, या कहते हुए वंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर, इंपॉर्टेंट, राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। देखो, राजघाट पड़ता है, उसको पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पुल बांधकर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। ठीक है, आप नवल से, यानी आप मतलब वंशीधर, आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिरी तक देखे कि कहीं नवल किशोर नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि हम मुगल सराय स्टेशन पर मिलेंगे। देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे बहुत गुस्से में और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, आप नहीं आए, क्यों? मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अपने आप सोच रहे हैं। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समय समझ लूँगा, जब कभी मिलेंगे तो कहूँगा कि भाई बहुत अच्छा उल्लू मुझे बनाया। ठीक है, बोलने वाला उल्लू बनाया।
ठीक है। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताने मारेगी कि हमका तो ले आयो, अब वही देखो ना ही है, ठीक है, मारेगी। पर सोचने का समय नहीं है, रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गया और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। याद रखना, जानकी कहाँ बैठी है? जनानी गाड़ी में, साथ में नहीं बैठी है। वह पूछने लगी कि नवल की बहू कहाँ है? नवल की बहू नहीं आई है। वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। उनकी बात पत्नी की नहीं सुना, ठीक है, ये होता है। इतना कहकर वो तुरंत दूसरे कमरे में डिब्बे में चले गए। अगर रुकते तो कम से कम 4 से 5 बातें सुनते हैं, ठीक है। टिकट तो ड्योढ़े का था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा जो ड्योढ़े दर्जे का जो कमरा है कहाँ के मुसाफिरों से भरा था? तो जो कलकत्ते से आ रहे थे मुसाफिर, उनसे भरा था, ठीक। इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। अब पूछा जाएगा कि भाई वंशीधर कौन से नंबर वाले कमरे में बैठते हैं? तो तीसरे दर्जे, यानी किस दर्जे वाले में? तो तीसरे दर्जे जो कमरा होता उसमें बैठे, ठीक है। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में कुल मिलाकर 10-12 स्त्री पुरुष होंगे। देखो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जिसमें बैठे थे कितने पुरुष थे? 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और ना जाने क्या क्या आगड़ पगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। सिकरोल से, मुगल सराय से फिर सीधे मिर्जापुर में आ गई, ठीक है। मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेट राम की शिकायत हुई। अब देखो ये कथन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि भैया वंशीधर को भूख किस स्टेशन पे लगती है? तो मिर्जापुर। किसमें? मिर्जापुर में पेट राम की शिकायत हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है, चलने की झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा की जाए। बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए खाए पीना, ठीक है, इसलिए आप झट से प्लेटफार्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से याद रखना, खोचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ी और मिठाई लेकर निराला में बैठे आपने उन्हें ठिकाना पहुंचाया। यानी एक क्या क्या लिया? पूड़ी और मिठाई। पूड़ी सब्जी नहीं, क्योंकि ऑप्शन में होगा पूड़ी और सब्जी भी। क्या खाया था सिकरोल मिर्जापुर स्टेशन में? पूड़ी एवं सब्जी, पूड़ी एवं मिठाई। हालांकि पूड़ी सब्जी ली होगी, पर इसमें नहीं बात है, पूड़ी मिठाई की बात है। तो जो पूड़ी और मिठाई का ऑप्शन होगा उसी पर टिक करना है, ठीक है। तो पूड़ी और मिठाई। निराले में बैठे आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुधाई। सोचा कि पहले कुछ पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती हैं। सिर्फ इतना ही कथन आ जाएगा, तो याद रखना किसमें है? दुलाई वाली में। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इसमें ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेरा खड़ा करे, जहाँ बैठे बैठे रहो, ठीक है। वंशीधर अपने कमरे में बैठे तो 2-1 मुसाफिर अधिक दिख पड़े, यानी जब अपने कमरे में गए तो मुसाफिर उनमें बढ़ गए थे, ठीक है। आगे वाले में से एक उतर भी गया था, जो उनके सामने वाला व्यक्ति बैठा था उसने एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। इंपॉर्टेंट है, यानी जो बैठे थे वो सब तीसरे लोग के थे, ठीक है, तीसरे दर्जे के। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे। याद रखना, पूरे डिब्बे में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा या सभ्य व्यक्ति कौन था? वंशीधर थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। पास वाले कमरे में वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा, घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करने का समय बितावेंगे, यानी जो इनके साथ में कोई आया है। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ हचकिचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। स्टेशन के ट्रेन के अंदर से रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह, वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ ना थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब वहां से चली है मिर्जापुर से तो क्या भीड़ थी? नहीं थी। प्लेटफार्म पर भीड़ ना थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। इंपॉर्टेंट। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। कौन? दुलाई वाली है। उस कमरे दुलाई वाली नहीं, उनकी बहू, यानी आगे जो उनकी बहू रोने लगी। दुलाई वाली तो वही है, नवल किशोर हैं। 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी
थी। याद रखना कितनी ग्रामीण स्त्रियां थी, 3-4, और प्रौढ़ा मतलब बूढ़ी। जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो ना ही अलन हो, देखो हो रोवल कर थईन है, यानी इनके पति तो नहीं है, ये तो बहुत रो रही है। ठीक है, ये स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं। दूसरी कह रहे दूसर गाड़ी में बैठा हुई हैं, काहे चलत हो। पहली कहती है दूर बहु रही, ये जनानी गाड़ी थोड़ी है। ठीक है, दूसरी कहती तो हो भलो तो कहो। कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्जापुरा चढ़ी हो ना। इसके जवाब में उसने जो कहा सुबह सुन सके, यानी कहाँ से चढ़ी हो, कहाँ जाओगी। ठीक है, मिर्जापुर से चढ़ी हो, कहाँ जा रही हो। ठीक है, तब पहली बोली, हट, हम पूछला ना, हम कहाँ उतरबू हो। इलाहाबाद, यानी कहाँ इलाहाबाद जाओगी, पहली वाली कहती है। दूसरी कहती है इलाहाबाद कौन गांव है गुइया, ये देखो बनारसी बोली है। ठीक है, इलाहाबाद कौन गांव है गुइया, यानी इलाहाबाद कौन सा गांव है। पहली, अरे नाही जनेलू प्रयाग जी, प्रयाग, याद रखना कि इस कहानी में प्रयाग नाम कौन लेता है, पहली वाली, और इलाहाबाद कौन लेता है। ठीक है, ये भी पहली वाली लेती है। दूसरी कहती भला प्रयाग जी काहे ना जानित हैं, ले कही के नाही, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाई चुके हैं। यानी उम्र लगा सकते 12 चौक 48, तो ऐसे ही हो गए। ठीक है, 12 साल बाद लगता है। ऐसा हो सोमवारी और गहन दका लाग रहा, तौन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। ठीक है, यानी हम 3 से 4 बार हम काशी में, यहाँ क्या नाम है, इलाहाबाद में महाकुंभ नहा चुके हैं। ठीक है, पहली कहती आवे जाए के तो सब औते जाते, बटले बाटने फुन, या साइड तो बेचारो विपित में ना पहल पड़ल बाटली हे, हम पंचा है राजघाट टिकस कटौली, मुगल के सराय उतरेली होदे पुन चढ़िले। यानी हम लोग वहाँ से चढ़े और मुगल सराय में टिकट वगैरह कटाए और फिर से चढ़ लिए। ठीक है, ठीक है, इन बातों से कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से कथन समझो। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें याद रखना, उनके बेसिर पैर की बातें हैं जो कहानी लिख रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी लिख रही हैं, पर उनकी बातें बेसिर पैर की हैं। ठीक है, बातें सुनते सुनते वंशीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे कि तुम तो नाहक, याद रखना ये वंशीधर का कथन है। ठीक है, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा, दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, वहीं में जाके इनको छोड़ दूंगा। मेरे संग भी स्त्रियां हैं, जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर जरूर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहराने के स्थान पर पहुंचा दूंगा। यानी मैं वहां पहुंच के जहां पर ये जाएंगी, इनकी बहू, ये है नवल किशोर की बहू ही, पर नवल किशोर तो दुलाई अपना ओढ़े बैठे हैं, उनको क्या पता कि इसके अंदर नवल किशोर हैं। अब वो इसीलिए परेशान हैं, जो क्या नाम है उनकी बहू। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक धारा, यानी बोलने की जो धारा है, दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही, ना ही भैया हम पंचे काहे के कुछ कही। अरे एक के एक करत ना भाई, तो दुनिया चलत कैसे भाई, यानी एक दूसरे की मदद नहीं करती, दुनिया चलती कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट है। इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई तो इस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे, सभी ने इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री, जो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, यही है कौन, नवल किशोर, फरासीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेले बैठी थी। याद रखना फरासीसी छीट की है, ये इंपॉर्टेंट। जो दुलाई जो थी वो कैसी है, फरासीसी छीट की है, याद रखना। कुछ नहीं बोली, कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे कि ये क्या बात हुई, देखने में तो यह भले घर की जो है मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। ठीक है, ये समझ रहे हैं कि कोई महिला मुझे ताड़ रही है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर नहीं होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा।
नवल किशोर के बारे में सोच रहे हैं, और जो उसमें भी कोई ना आया तो क्या करूँगा, जो हो गाड़ी नैनी से छूट चुकी थी। अब देखो यहाँ देखो क्रम से कि गाड़ी नैनी पहुँच चुकी है, नैनी से निकल चुकी है इलाहाबाद के लिए, ठीक है। अब साथ की उन अशिक्षितता स्त्रियों ने फिर मुँह खोला, का भैया जो केहो बिना टिकस की आवत हुई तो ओकर का सजाए होई लो, सजाए मौत, ठीक है। अरे ओ का ना ही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा देहलन और अपुआ तउन टिक्कस लेके चले देहलन, यानी मेहरारू को तो बैठा दिया और अपना टिकट लेके चले गए कहीं और, ठीक है। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। यहाँ पे एक कथन है कि उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था, उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। याद रखना एक कथन पूछा जा सकता है कि का बाबूजी कुछ हमरो साझे, कथन किसका है कहानी में, तो लाठी वाले का कथन है, ठीक है। इसकी बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए, उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यह इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना ना रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे, एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी तो किसके बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर ने ना माना। जानकी की ओर उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है, वही आगरे वाली बहू। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी, देखो कथन, आज कैसी बुरी साइड में घर से निकले कि एक के बाद एक दूसरी आफत में फंसते ही हम लोग चले जा रहे हैं। ये कथन कौन कह रहा है, वंशीधर कह रहे हैं, ठीक है। इतने में अपने सामने उस धुलाई वाली, यहाँ पे धुलाई होनी चाहिए, धुलाई वाली के को आते देखा। ये कथन किसके लिए है, धुलाई वाली के लिए। कौन कहता, वंशीधर, कि तू ही उन स्त्रियों को ही ले गई है। इतना कहना था कि धुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिलाकर हंसने लगे। देखो, अरे यह क्या, ये सब तुम्हारी करतूत है। बहुत अब नाराज हो गए होंगे, क्या ना वंशीधर, क्योंकि नवल किशोर हंसी मजाक कर रहे थे। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है, ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे कहाँ गई, वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठे हैं, तुम भी चलो, ये नवल किशोर कह रहे हैं, ठीक है। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ, यह तो कहें कि तुम मिर्जापुर में कहाँ से निकले। तब कहते हैं मिर्जापुर से नहीं भैया, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं 1.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटा तुम्हारा तमाशा देख रहा था। देख लियो। फिर मिर्जा, हमारे गांव के बच्चे होते, 2 झांपड़ सबसे पहले मरती, बाद ही बात करती उनसे, ठीक है। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, यानी जब खाने पीने के चक्कर में पड़े थे, तो मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने देखा ही नहीं। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख लें। करते करते यहाँ तक नौबत आ पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो, ठीक है, माफ़ दोष ना यार। यह सुन वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले कि मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी, ठीक है। ये कथन किसका है, वंशीधर का है। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम तो दोनों गाड़ी में ही थे ना। हाँ, यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला करा देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता। ये कथन पूछा जा सकता है, पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है कि अरे तो क्या मैं मर थोड़ी गया था, 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी है। इम्पोर्टेंट है कथन, ठीक है। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र जो है, दोनों बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। और जानकी कह रही थी, बहुत अच्छा कथन है जानकी का, कि अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है कि हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया ना आवे, ठीक है। खैर, दोनों मित्रों में अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी से घर पहुँचे और मुझे भी इनकी आराम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। और हम, यानी मैं
मुझे भी आपको पढ़ाने से छुट्टी मिली, इस कहानी से छुट्टी मिली। ये कहानी वाले खुश, आप खुश, हम भी खुश। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो, अगर पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, नोट्स पसंद आए हों, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे पता है कि जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपने सब्सक्राइब किया। अगर नहीं करोगे तब भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो थोड़ा नंबर लिख लो मेरा, 97 21 56 58 75। अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करो। 299, बहुत ज़्यादा फीस नहीं बच्चा लोग, 299 आपको संपूर्ण नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। अभी देखो ये दुलाई वाली कहानी में किसी के विचार नहीं थे, तो इसलिए विचार नहीं रखे गए। जिनके विचार जहाँ पे मिलेंगे मैं रखूँगा, ठीक। आपको अदर कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूँ कंटेस्ट करते चलो, और 4 से 5 क्लास ले रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं कितना एकदम तत्पर हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। थोड़ा भरोसा करो, बस इस एग्ज़ाम को भरोसे लेके, भरोसे में मुझसे पढ़ो, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हम यही रखते हैं, विराम लेते हैं।